ओके सो आज हम राइटिंग टास्क 2 बेसिकली आइल्स एसेज के ऊपर अपनी वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज़ कि मैं आपको ऑन द डेली बेसिस और रेगुलरली अपडेट करती रहूँगी। हम पर्टिकुलरली हर एक वीडियो में एक पर्टिकुलर टाइप का क्वेश्चन टारगेट करेंगे। जैसे आज हम करने वाले हैं रीज़न सोल्यूशन टाइप ऑफ ऐसे। इसका हमने ऐसे जो है वो स्ट्रक्चर कैसे करना है, प्लान कैसे करना है, और अगर हम बेसिकली ग्रामेटिकली इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं या हमारी वोकैबुलरी इतनी अच्छी नहीं है आपके अकॉर्डिंग आपको लगता है, तो द बेस्ट वे टू इंक्रीज योर स्कोर्स इन राइटिंग इज़ कि आप अपने स्ट्रक्चर को अच्छा बनाएं, आप अपने ऐसे को वेल प्लान करके लिखें। तो आज हम जो अपना ऐसे करेंगे दैट इज़ गोइंग टू बी ऑन द रीजन सोल्यूशन टाइप। ये 7 बैंड लेवल का रहेगा। इसका मैं आपको एक सुपर स्ट्रक्चर बताने जा रही हूँ सारा, जो 10-11 सेंटेंसेस का हम सुपर स्ट्रक्चर मानते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है हमारा, जब भी हमें ऐसे आ जाता है, हमने अपनी स्टेटमेंट और जो हमें इंस्ट्रक्शन वर्ड्स या हमें क्वेश्चन दिया है, कम से कम हमने उसको 2 से 3 बारी रीड करना होता है। तो आज हमें द वे ऑफ रीडिंग द क्वेश्चन जो हमारा रहता है, हम हमेशा गलती क्या करते हैं स्टूडेंट्स कि आप जो जब भी रीडिंग शुरू करते हो आप पूरी की पूरी लाइन को इकट्ठे पढ़ लेते हो। तो जब आप सारा का सारा इकट्ठा रीड करते हो तो व्हाट हैपन्स इज़ कि आपको कई वर्ड्स के मीनिंग या कई बारी सेंटेंस स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि हम मेजर मीनिंग स्किप कर जाते हैं। जैसे अब अगर हम पढ़ें तो हमारा क्वेश्चन कैसे स्टार्ट हो रहा है, मैनी ऑफेंडर्स। पढ़ने का तरीका क्या है, मैनी ऑफेंडर्स, बहुत सारे। अब ऑफेंडर्स क्या होंगे, जो क्राइम कमिट करते हैं, क्रिमिनल्स। कमिट मोर क्राइम्स, बहुत सारे ऑफेंडर्स हैं, ज़्यादा क्राइम कमिट करते हैं। आफ्टर सर्विंग देयर फर्स्ट पनिशमेंट, कब करते हैं, जब वो पहली बारी सज़ा काट के जेल के बाहर आते हैं, उसके बाद वो दोबारा से क्राइम अगेन करते हैं। ये हमारी बेसिक स्टेटमेंट आ गई, जनरल स्टेटमेंट आ गई। अब मेरा जो एग्जामिनर है, व्हाट ही और शी इज़ आस्किंग मी कि मैंने स्टेटमेंट के ऊपर करना क्या है। तो मुझे उसने पूछा है व्हाई इज़ दिस हैपनिंग, ये हो क्यों रहा है, एंड what measures can be taken to tackle this problem, और हम क्या कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए, मीन्स कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या स्टेप्स ले सकते हैं। तो ये हमें हमारी स्टेटमेंट समझ आ गई। अब द वेरी फर्स्ट थिंग, स्टेटमेंट समझने के बाद हमने क्या करना है, हमने अपना जो है स्ट्रक्चर अपने माइंड में लेके आना है कि मैंने अपना ऐसे लिखना कैसे है। अब तो ये हमारा जो सुपर स्ट्रक्चर रहेगा, इसमें क्या करते हैं हम, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन, सिर्फ जो रीजन सोल्यूशन ऐसे है जिसमें यू नहीं लगा होता है स्टेटमेंट में, इंस्ट्रक्शंस वर्ड में यू नहीं होता है, वहाँ पे हम थीसिस दैट इज़ हम अपना ओपिनियन इंट्रोडक्शन में कभी नहीं देते हैं। वी नेवर गिव दैट। ये चीज़ आप अपने ध्यान में रखें। बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो लिख देते हैं आई थिंक दैट, आई बिलीव दैट। नो, मुझसे मेरे एग्जामिनर ने मेरा व्यू पॉइंट नहीं पूछा है, तो आई एम नॉट गोइंग टू मेंशन दैट। मेरी जो इंट्रोडक्शन रहेगी वो 2 हिस्सों में डिवाइडेड रहेगी। फर्स्ट वन इज़ हम रीफ्रेज करेंगे एंड सेकेंड वन इज़ हम आउटलाइन देंगे। अब आउटलाइन का मतलब क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए ये बड़ा नया वर्ड होगा कि आउटलाइन क्या होता है। आउटलाइन होता है जो हम अपने बॉडी पैराग्राफ 1 और बॉडी पैराग्राफ 2 में बताने जा रहे हैं, पॉइंट्स एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, उन पॉइंट्स का हिंट मेंशन करना इज़ आउटलाइन। ये अगर हम मेंशन करते हैं तो जो मेरा एग्जामिनर मेरी इंट्रोडक्शन रीड करेगा तो उसे मेरे ऐसे का एक छोटा सा जो व्यू पॉइंट है या एक पिक्चर जो है उसके माइंड में बननी शुरू हो जाएगी कि इंट्रोडक्शन में क्या लिखा होगा इसने, बॉडी पैराग्राफ 1 में क्या होगा और बॉडी पैराग्राफ 2 में क्या लिखा होगा। तो सबसे पहले हमने रीफ्रेज कर लेना है, उसके बाद हमारी जाएगी आउटलाइन। अब अगर हम बॉडी पैराग्राफ 1 पे आए तो हमें देखें, बहुत सारे आइडियाज़ की ज़रूरत कभी नहीं होती है कि मुझे कम से कम 3 या 4 आइडियाज़ चाहिए होंगे तो मेरी वर्ड लेंथ पूरी होगी। नो, ऑलवेज हमारे पास अगर एक ही आइडिया हो, हम उसी को वेल एक्सप्लेन कर लें तो हम अपना टास्क जो है वो जो हमसे पूछा गया है, डिमांड ऑफ द टास्क है, हम वो अचीव कर लेते हैं। जैसे बॉडी पैराग्राफ 1 हमारा 3 हिस्सों में डिवाइडेड रहेगा। सबसे पहले हम मेन रीज़न बताएंगे कि जो बाहर आते हैं सज़ा काटने के बाद ऑफेंडर्स, वो अगेन से क्राइम कमिट करते क्यों हैं, व्हाट इज़ द मेजर रीज़न बिहाइंड इट। फिर हम इसको डिस्कस करेंगे और फिर हम साथ में एक रेलेवेंट एग्जाम्पल देंगे। ये हमारा बॉडी पैराग्राफ 1 डन हो गया। नाउ बॉडी पैराग्राफ 2 इज गोइंग टू बी ऑफ सॉल्यूशंस।
तो सोल्यूशन अब हमारा क्या होगा, जो हमने रीज़न दिया है उसी के रेलिवेंट हमने सोल्यूशन देना है। तो हम अपना मेन सोल्यूशन लिखेंगे, हम इसको डिस्कस करेंगे कि हम इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, देन हमारी क्या जाएगी, एग्जाम्पल जाएगी। मूविंग टू कंक्लूजन, कंक्लूजन हमारा 2 हिस्सों में रहेगा। वैसे तो मैं यही बोलती हूँ कि आप समरी के ऊपर समरी लिखते हैं और फिर आप इसको छोड़ दें, मतलब 2 से 3 लाइंस की हमारी कंक्लूजन जो है वो मोर देन इनफ होती है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आपके 250 से वर्ड लेंथ कम है, तो आपने क्या करना है, आप कोई रिकमेंडेशन दे सकते हैं, कोई सलाह, कोई सजेशन दे सकते हैं आप यहाँ पे। तो ये आपका एक जो है ट्रिक हम बता सकते हैं वर्ड लेंथ कंप्लीट करने के लिए। तो आप, हमें पता है मिनिमम हमने 250 वर्ड्स लिखने हैं, लेकिन आप 20+ का रूल लेके चलें। मतलब कि आपने कोशिश करनी है कि आप 270 वर्ड्स का ऐसे ऑन द डेली बेसिस लिखना शुरू कर दें। तो हमें स्ट्रक्चर हमारा समझ आ गया। इंट्रोडक्शन में हम इस जनरल स्टेटमेंट को रिफ्रेश कर लेंगे और वाई क्यों हो रहा है और मेजर्स क्या है उसका हम आउटलाइन दे देंगे। फिर बॉडी पैराग्राफ 1 में हम मेन रीज़न बताएंगे, उसको डिस्कस करेंगे और इसकी एग्जाम्पल देंगे। बॉडी पैराग्राफ 2 में हम सोल्यूशन बताएंगे, उसको डिस्कस करेंगे, उसकी एग्जाम्पल देंगे। देन हम कंक्लूजन की तरफ चले जाएंगे जिसमें हम समरी बताएंगे और हम रिकमेंडेशन देंगे अगर हमारी वर्ड लेंथ कम है तो। अब अगर इंट्रोडक्शन की तरफ मूव करें तो इंट्रोडक्शन जो है सबसे पहला हमारा स्टेप क्या था, रीफ्रेजिंग करना। अब देखें, रीफ्रेजिंग करने के ऑलवेज 3 से 4 तरीके होते हैं। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने रीफ्रेजिंग कैसे करनी है। बहुत सारे स्टूडेंट और बहुत सारे टीचर्स जो हैं वो बच्चों को मिसगाइड करते हैं कि आप बैकग्राउंड या आप हुक लाइन जो हैं वो दें, अपने ऐसे की स्टार्टिंग ऐसे करें। दैट इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग मेथड। अगर आप बैकग्राउंड या हुक लाइन दे रहे हैं, इट मीन्स कि आपने रट्टाफिकेशन वाली जो लाइनें हैं वो याद करी हुई हैं, आप वो लिख रहे हैं। और आपका एग्जामिनर जब फर्स्ट लाइन ऑफ योर ऐसे रीड करेगा वो तभी अपनी मेंटालिटी एक ऐसी सेट कर लेगा कि इसने रट्टाफिकेशन करी हुई है। तो हम कभी भी बैकग्राउंड या हुक लाइन नहीं देते हैं, हम डायरेक्टली रीफ्रेजिंग से स्टार्ट करते हैं अपना ऐसे। तो अब रीफ्रेजिंग करने के भी बहुत सारे तरीके हैं। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वट दे आर गोइंग टू डू इज़ कि हर एक वर्ड का सिनोनियम या सिनोनिम यूज़ करेंगे, हर एक वर्ड को रिप्लेस करने की कोशिश करेंगे। हम ऐसा गलती नहीं करते हैं। अगर आपने रिप्लेसिंग करनी है, सिनोनियम्स या सिनोनिम्स यूज़ करने हैं, तो कम से कम 2 या 3 वर्ड्स ही रिप्लेस करें, ज़्यादा रिप्लेसिंग ना करें। सेंटेंस स्ट्रक्चर सेम रहने दें। अगर आप रिप्लेसिंग कर रहे हैं, आप सेंटेंस स्ट्रक्चर के साथ भी खेल रहे हैं, आप ग्रामेटिकली रॉन्ग कर रहे हो। बेसिकली हमारी इंट्रोडक्शन इतनी अच्छे तरीके से रीफ्रेज होनी चाहिए कि अगर मेरे एग्जामिनर के पास क्वेश्चन नहीं भी पढ़ा हो तो उसे मेरी इंट्रोडक्शन पढ़ के समझ आ जाए कि क्वेश्चन था किसके बारे में, मतलब जनरल स्टेटमेंट क्या थी और इंस्ट्रक्शन वर्ड क्या दिए थे। सो नाउ मूविंग टू रीफ्रेजिंग। अब हमने रीफ्रेजिंग कैसे करनी है, देखो रीफ्रेजिंग या तो हम ये यूज़ करेंगे सिनोनिम्स, या हम एक्टिव पैसिव यूज़ करेंगे, या हम जीरेंड यूज़ करेंगे। अब जीरेंड क्या होता है, वर्ड एंडिंग विद ING। अगर आप ग्रामेटिकली आपका बेस इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, योर रिक्वायरमेंट इज ऑफ ओनली 6 बैंड्स, तो प्लीज़ आप जीरेंड वाला पंगा मत लें, क्योंकि आपको ग्रामेटिकली स्ट्रॉन्ग होना बड़ा ज़रूरी है अगर आप ऐसा यूज़ करेंगे तो बेसिकली माई सजेशन इज़ गोइंग टू बी, या तो सिंपली सिनोनिम्स यूज़ करें, अगर नहीं करना चाहते हैं तो एक्टिव पैसिव करें। अब जब भी हमने अपना ऐसे स्टार्ट करना है, अगर हम हुक लाइन नहीं स्टार्ट कर रहे हैं तो हमारे पास 2 से 3 ऑप्शंस होती हैं। हम हर एक ऐसे के लिए ये यूज़ कर पाते हैं, जैसे इट इज़ द फैक्ट दैट, इट कैन नॉट बी डिनाइड दैट, इट इज़ इंडीड ट्रू दैट। इन तीनों में से कोई भी एक स्टेटमेंट आप अपने ऐसे स्टार्टिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने ये इंट्रोडक्शन करी है, इसमें मैंने क्या है, मैंने लिखा है इट कैन नॉट बी डिनाइड दैट, साथ में मैंने एक्टिव पैसिव का कॉम्बो यूज़ करा है। जैसे कि इट कैन नॉट बी डिनाइड दैट अ लार्ज नंबर ऑफ क्रिमिनल्स हु सर्व देयर फर्स्ट प्रिजन सेंटेंस। देखें अब ये क्या है, मैंने ये यहाँ से सेकंड वाला जो है ये मैं पहले ले आई, ठीक है। इट कैन नॉट बी डिनाइड दैट लार्ज नंबर ऑफ क्रिमिनल जो अपने फर्स्ट प्रिजन सेंटेंस सर्व करते हैं, कमिट मोर क्राइम व्हेन दे लीव प्रिजन, ज़्यादा क्राइम कमिट करते हैं जब वो प्रिजन लीव करते हैं। यहाँ पे क्या है,
लीविंग प्रिजन वाली बात पहले कर दी और कमिटिंग क्राइम वाली जो फर्स्ट पनिशमेंट के बाद वाली बात जो है वो बाद में कर दी। तो मैंने एक्टिव पैसिव यूज़ कर लिया। अब ये मेरी जनरल स्टेटमेंट को मैंने यहाँ तक रीफ्रेजिंग कर दी है। अब आउटलाइन कैसे देनी है, आप जब मेरी आउटलाइन रीड करोगे ना तो आपको मेरे BP1 और BP2 का हिंट मिल जाना है कि मैंने BP1 BP2 में किया क्या है, यही आपने करना है। सो दिस इज मेनली बिकॉज ऑफ डिफ़िकल्टी इन फाइंडिंग रेगुलर एम्प्लॉयमेंट। मेनली क्यों करते हैं बार बार वो क्राइम कमिट, क्योंकि उन्हें रेगुलर एम्प्लॉयमेंट जॉब जो है उसमें डिफ़िकल्टी आती है ढूंढने में वंस दे आर रिलीज, जब उनको जेल से छोड़ा जाता है। एंड बेस्ट वे टू टैकल दिस इज ट्रेनिंग दैम विद यूजफुल स्किल्स ड्यूरिंग प्रिजन टाइम। और सबसे बेस्ट तरीका क्या है इस प्रॉब्लम के साथ डील करने का, टैकल करने का, कि जब वो जेल में होते हैं तो हम तभी उन्हें ट्रेन करें, ऐसी स्किल्स सिखाएं उन्हें कि जब वो बाहर निकलें तो वो उन्हें यूज़ कर सकें और अपना काम धंधा शुरू कर सकें। तो ये मेरी इंट्रोडक्शन डन हो गई, मेरी जनरल स्टेटमेंट अच्छी रीफ्रेजिंग हो गई, मेरी आउटलाइन इतनी अच्छी है कि मेरे एग्जामिनर को पता चल गया कि मेन कारण क्या है, उन्हें काम नहीं मिलता है तो अगेन वो क्राइम कमिट करते हैं। मेन सोल्यूशन क्या है, हम उन्हें ड्यूरिंग प्रेजेंट टाइम उन्हें ट्रेन करना शुरू कर दें यूजफुल स्किल्स के साथ। तो ये आउटलाइन होगी। अब बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे, देयर आर मैनी रीजंस एंड सॉल्यूशंस ऑफ दिस प्रॉब्लम। ये एक जनरल सी रटी रटाई लाइनें हैं, बड़ी पुरानी जो हैं वो यूज़ करते आ रहे हैं। ये टोटली रॉन्ग होता है। आप आउटलाइन देते हो तो आपको एग्जामिनर को एक नया कंटेंट, डिफरेंट वे ऑफ डूइंग द ऐसे जो है वो मिलता है, जो मेजॉरिटी ऑफ इंस्टीट्यूट्स या मेजॉरिटी ऑफ टीचर जो हैं वो नहीं करवाते हैं आउटलाइन। तो प्लीज़ आप अपनी आउटलाइन लिखना शुरू करें। ये मेरा रीजन सोल्यूशन का इंट्रोडक्शन डन हो गया। अब आते हैं बॉडी पैराग्राफ 1 की तरफ मूव करते हैं। तो बॉडी पैराग्राफ 1 में मैंने क्या बताया था, हम अपना मेन एक रीज़न देंगे, हम डिस्कशन करेंगे और हम उसकी एग्जाम्पल देंगे। तो अब मैंने बॉडी पैराग्राफ 1 स्टार्ट देखें कैसे करा। द मेजर रीज़न, सबसे मेन कारण फॉर फर्स्ट टाइम ऑफेंडर कमिटिंग क्राइम अगेन, जो पहली बार क्राइम ऑफेंस करते हैं कोई और फिर से उसको क्राइम को अगेन कमिट कर रहे हैं, वंस दे हैव बीन रिलीज्ड फ्रॉम प्रिजन, जब वो जेल से छोड़ दिए जाते हैं, इज फेसिंग डिफिकल्टीज इन फाइंडिंग एम्प्लॉयमेंट आफ्टर बीइंग रिलीज्ड, जब उन्हें छोड़ दिया जाता है तो उन्हें डिफिकल्टी आती है जॉब ढूंढने में, इसीलिए वो बार बार क्राइम कमिट करते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ से सीधा नहीं स्टार्ट कर दिया, द मेन रीज़न इज़ दैट फेसिंग डिफ़िकल्टीज इन फाइंडिंग एम्प्लॉयमेंट। मैंने क्या किया, मैंने जो मेरा मेन रीज़न है इसको मैंने सारी स्टेटमेंट ये यूज़ करी, कौन सी वाली यूज़ करी, क्वेश्चन वाली यूज़ करी। क्वेश्चन वाली स्टेटमेंट के साथ मैंने क्या किया, इसको लिंक करा। लिंकिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। ये मैंने अपना फर्स्ट मेन पॉइंट रख दिया। अब मैं करूँगी इसको डिस्कस या इसको एक्सप्लेन कैसे। दूसरे शब्दों में बात की जाए, मैनी ऑफेंडर्स स्ट्रगल फाइनेंशियली ड्यू टू लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट। बहुत सारे ऑफेंडर जो हैं फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रगल करते हैं क्योंकि उनके पास काम धंधा नहीं होता है, बिकॉज ऑफ देयर बैड रेपुटेशन। क्यों नहीं होता है, क्योंकि उनकी रेपुटेशन बैड हो जाती है, कोई जॉब बोलने देता नहीं है। एज दे आर अनएबल टू एक्वायर एनी गुड जॉब with handsome salary which leads them back to crime regardless of the consequences। तो सैलरी अच्छी नहीं है, बैड रेपुटेशन है, जॉब मिल नहीं रही है, तो क्या होता है, ये सारा का सारा उन्हें पुश करता है कि वो दोबारा से क्राइम कमिट करना शुरू करें, चाहे नतीजे जो भी हों, रिगार्डलेस ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस। तो मैंने मेन पॉइंट रखा, मैंने इसको एक्सप्लेन करा कि कैसे लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट इनको अगेन क्राइम कमिट करने के लिए मजबूर करती है। अब मैंने आगे दी अपनी एग्जाम्पल। तो फिर अगेन बात करूँगी, आप ऐसे देखें, अगर आप 7+ बैंड सैम्पल आंसर्स देखेंगे ऑनलाइन तो उनमें ऑलवेज एग्जाम्पल देते हैं स्टूडेंट्स, जब भी आप अच्छा सैम्पल रीड करेंगे। नहीं तो क्या होता है, हमारे यहाँ पे स्टूडेंट्स को बोला जाता है कि यू नीड 2 रीजंस टू मेंटेन द लेंथ ऑफ योर बॉडी पैराग्राफ। आपने अपने बॉडी पैराग्राफ की अगर लेंथ मेंटेन करनी है तो 2 रीज़न दे दो, एग्जाम्पल दो ही ना। लेकिन आप देखो, आपको मैं अगर आज ऐसे करवा रही हूँ तो मैंने एक प्रॉपर एग्जाम्पल लिखी हुई है, मैंने सारा का सारा ऐसे लिखा है, मैं लिख के आपको एग्जाम्पल पे तौर के दिखा रही हूँ कि आपने अपना ऐसे करना कैसे है। तो एग्जाम्पल इसीलिए दी जाती है कि जो मैंने अपना पॉइंट रखा है वो मेरे एग्जामिनर को रीड करके मेरी एग्जाम्पल समझ आ सके कि मैं बोलने की कोशिश क्या कर रही हूँ। तो फॉर इंस्टांस एक सर्वे कंडक्ट किया गया था ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा लंदन में, जिसमें ये पाया गया 87% ऑफ क्रिमिनल जो हैं
ज़्यादा क्राइम कमिट करते हैं। क्यों करते हैं? टू फुलफिल देयर बेसिक नेसेसिटीज़, अपनी नेसेसिटीज़ को फुलफिल करने के लिए, ड्यू टू लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि उनके पास काम नहीं होता है। डन हो गया। तो अब देखिए मेरी एग्जाम्पल जो है इसमें 3 से 4 चीज़ें बड़ी अच्छी रहेंगी। इसमें यूनिवर्सिटी का, ऑक्सफोर्ड का नेम आ रहा है, इसमें लोकेशन आ रही है, इसमें डेटा आ रहा है मेरा। तो आपकी एग्जाम्पल में ऐसी चीज़ें होनी ज़रूरी होती हैं। मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगी कि हमने एग्जाम्पल कैसे देनी है 4 बैंड वाले स्टूडेंट और 7+ बैंड वाले स्टूडेंट की एग्जाम्पल में मेजर डिफरेंस क्या होता है, मैं ये अलग से एक वीडियो बना दूंगी। तो ये मेरा बॉडी पैराग्राफ 1 हो गया। अगर आप काउंट करें तो 9 to 10 लाइन का मेरा बॉडी पैराग्राफ 1 है। नाउ मूविंग टू बॉडी पैराग्राफ 2। तो बॉडी पैराग्राफ 2 में मैंने क्या देना है? सोल्यूशन देना है। अगर मैं बोल रही हूँ कि मेन कारण है वो बार बार क्राइम कमिट करें क्योंकि काम नहीं है, तो सोल्यूशन मेरा क्या होगा? उन्हें काम सिखाना, उन्हें काम देना, रेलेवेंट सोल्यूशन है। तो मैंने लिखा द इफेक्टिव सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ रिपीट ऑफेंडर्स इज टू इंश्योर दैट ऑल क्रिमिनल्स एंटरिंग प्रिजन आर गिवन चांस टू रीट्रेन विद यूजफुल स्किल्स। इफेक्टिव सोल्यूशन है इस प्रॉब्लम को टैकल करने का, जो रिपीट ऑफेंडर है, रिपीट मतलब बार बार जो क्राइम कमिट कर रहे हैं, ये मेक श्योर करना कि जितने भी क्रिमिनल्स प्रिजन में एंटर कर रहे हैं उन्हें एक चांस दिया जाए जिसमें उन्हें यूजफुल स्किल्स जो हैं वो सिखाई जाएं, ट्रेन करा जाए, रिट्रेन करा जाए। मतलब इसको मैं एक्सप्लेन करूंगी कैसे। टू से इट, जब भी क्रिमिनल जो है सर्व कर रहे हैं, जब भी वो जेल के अंदर हैं, अगर हम उन्हें ट्रेन करें हैंड ऑन स्किल्स, हैंड ऑन स्किल्स मतलब जो मैनुअली स्किल्स होती हैं, जो हाथों से हम काम करते हैं, जिसके लिए हमें मशीनों की ज़रूरत नहीं है या किसी के अंडर काम करने की ज़रूरत नहीं होती है, जैसे वुड वर्क हो गया, पेंटिंग हो गया, ये सारा। तो जब हम उन्हें ट्रेन करेंगे हैंड ऑन स्किल के साथ, इट विल हेल्प दैम इन री इंटीग्रेट बैक इनटू सोसाइटी। ये क्या करेगा? उनको हेल्प करेगा कि वो सोसाइटी में दोबारा से री इंटीग्रेट हो पाएँ बाय वर्किंग विद द स्किल्स, और जो उन्हें स्किल्स उन्होंने सीखी हैं जेल के दौरान, उसके साथ वो काम करें। दे कैन अर्न एंड सपोर्ट दैम सेल्फ फाइनेंशली। वो क्या करेंगे? कमा सकेंगे और अपने आप को फाइनेंशली सपोर्ट कर सकेंगे। अगर सपोर्ट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली या पैसे के लिए तो वो क्राइम अगेन कमिट नहीं करेंगे, रिपीट नहीं करेंगे। तो ये मेरा सोल्यूशन हो गया। मैंने फिर से एग्जांपल दी। For example, a news report published by the Hindustan Times stated that 42% of criminals were able to establish their own small business after attending the manual skill programs during their prison years in India and lead normal lives। तो फिर क्या आ गया? मैंने बताया न्यूज़ रिपोर्ट ने पब्लिश हुई थी हिंदुस्तान टाइम्स में, जिसमें क्या बताया गया था कि 42% क्रिमिनल जो हैं वो अपना बिजनेस जो है वो सेट कर पाए जब वो जेल से बाहर आए, क्योंकि उन्होंने जेल के दौरान मैनुअल स्किल्स सीखी थी। वो स्किल यूज़ करके उन्होंने अपना बिजनेस सेट करा और उन्होंने नॉर्मल ज़िंदगी जी। तो मेरी एग्जाम्पल बिल्कुल लिंक कर रही है इसके साथ। मेरी एग्जाम्पल में अगेन डेटा है, नेम है, इंडिया है, लोकेशन आ गया। तो ये मेरा हो गया बॉडी पैराग्राफ 2। अब देखें BP1 और BP2 के लिए मुझे सिंपली एक आइडिया की ही ज़रूरत पड़ी है, मुझे ज़्यादा लंबे आइडियाज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी है। नाउ मूविंग टू कंक्लूजन। इन कंक्लूजन, having training in prison and getting employed is the effective way in dealing with the issue। कहते हैं जब जेल में उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी और बाहर आके जब वो काम करेंगे तो ये सबसे बेस्ट वे है इस इशू के साथ डील करने का। अब देखिए, अगर मुझे लगा मेरी वर्ड लेंथ यहाँ पे 250 है या 252 है या 255 है, तो व्हाट आई विल डू इज़ मैं यहाँ पे एक रिकमेंडेशन दूँगी, एक सलाह दूँगी। तो मैंने यूज़ किया इफ़ गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट दिस सोल्यूशन। अगर गवर्नमेंट ऐसे सोल्यूशंस को इम्प्लीमेंट करती है, लागू करती है, क्राइम फिगर्स वुड सून ड्रॉप, और क्राइम फिगर्स बहुत जल्द जो है वो कम हो जाएंगे। तो ये मैंने सजेशन दे दिया, रिकमेंडेशन दे दिया। तो ये था मेरा 11 सेंटेंस स्ट्रक्चर जो 7+ बैंड का था। अब देखो, आपने ये चीज़ नोटिस करो, मैंने बॉडी पैराग्राफ 1 और बॉडी पैराग्राफ 2 में कोई हाई फाई वोकैबुलरी यूज़ नहीं करी है। आई विल बी मेकिंग अ वीडियो स्पेशली फॉर राइटिंग टास्क 2। वोकैबुलरी की वीडियो रहेगी जिसमें मैं सिर्फ आपको 20 से 30 वर्ड्स ऐसे दूंगी जो आप हर एक ऐसे में एडजस्ट करके आप अपने ऐसे की वोकैबुलरी वाली जो दिक्कत आती है वो आप दूर कर सकते हो। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
वीडियो को लाइक करें। मेरी नेक्स्ट वीडियो जो रहेगी वो अग्री और डिसएग्री ऐसे जो टाइप होता है वो कैसे करना है उसके ऊपर रहेगी। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।